हमारे यहाँ एक कहावत है कि 11 कर जाओगे बिटिया के ब्याह में रुपया, तो हम 21 जरूर करेंगे तुम्हारी बिटिया को, डबल करेंगे। लेकिन आपने एक बात कही थी कि जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं ये बसें हाँकते हैं, तो उस मामले में कितनी क्या सच्चाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रहते चर्चा हैं। भी तो ये भी थी कि आप उनको किम जोंग कह करके बुलाते थे, इस बात से परेशान होकर उन्होंने शिकायत की थी। नमस्कार, बॉलीवुड लाइव देख रहे हैं आप और चुनावी चर्चा में इस समय हम मौजूद हैं दतिया विधानसभा क्षेत्र में और लगातार जो दावेदार हैं वो अपनी अपनी तरफ से दावेदारी कर रहे हैं क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव की जो घड़ियां हैं वो नज़दीक आ चुकी हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अवधेश नायक जी और इनके साथ हम बातचीत करेंगे क्या कुछ इनके मुद्दे रहने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव में। और सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी आपको और अपने चैनल ग्वालियर न्यूज़ के माध्यम से मेरी बात जनता जनार्दन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जय माई की। जय माई की। सबसे पहले तो सर मेरा पहला ही प्रश्न आपसे ये है कि आप दावेदारी कर रहे हैं कि कांग्रेस से मुझे यहाँ पर टिकट मिल जाएगा, लेकिन किस आधार पर किन चीज़ों को लेकर के आपको लग रहा है कि पार्टी आश्वस्त है और आपको टिकट दे देगी? अब देखिए, मेरा बहुत लंबा राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन है अर्पित जी, और इसलिए मैं 2 चुनाव भी लड़ा हूँ विधानसभा का। पूरे विधानसभा क्षेत्र में की जनता से मेरा सीधा संपर्क है और लगातार जनसंपर्क मेरा जारी रहता है। कांग्रेस में जाने का निर्णय टिकट के लिए तो खैर नहीं किया, लेकिन चूँकि नाम है, जनसंपर्क है, सर्वे जो हुआ होगा, मुझे ज्ञात नहीं है कि वो क्या उसके रिजल्ट रहे, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ही मेरा नाम आया है। सारे सर्वे जो कराए गए हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस की तरफ से मुझसे संपर्क हुआ, मैंने भी उनसे संपर्क किया। तो जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझे स्नेह और आशीर्वाद दिया, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस का टिकट मुझे मिलेगा, इसलिए मैं आश्वस्त भी हूँ। ठीक है सर, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हम शुरू से बात करते हैं, एक डिस्कशन करते हैं, तो आपकी राजनीति की शुरुआत बीजेपी पार्टी में हुई और आप उसी में ही आप जो माहौल में रहे, लेकिन अचानक से क्या कुछ ऐसी घटनाक्रम हुए कि आपको पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामना पड़ा? निश्चित रूप से मेरा राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी में ही प्रारंभ हुआ है और लंबा दौर भारतीय जनता पार्टी में मैंने सार्वजनिक जीवन में जिया है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का जो निर्णय लिया वह 2018 के पश्चात जो परिस्थितियां बनी अर्पित जी, जिनमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2018 का विधानसभा चुनाव अत्यंत अल्प मतों से यहाँ से जीत पाए और उन्हें ऐसा लगा कि मैंने भितरघात किया, उसके पीछे मेरी कोई बड़ी भूमिका रही है। और इस वजह से 2018 के पश्चात से लेकर और जब तक मैंने कांग्रेस में ज्वाइन नहीं किया, 6 अगस्त 2023 तक लगातार दतिया की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मुझे उपेक्षित किया गया। किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी बैठक में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया और इसके अलावा जो प्रशासनिक प्रताड़नाएं होती हैं, पुलिस की प्रताड़नाएं होती हैं, मेरे लोगों के ऊपर, मेरे परिवारीजनों के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध या तो हुए या कराने का काम हुआ। मेरे समर्थक जेलों में गए, शस्त्र लाइसेंस निरस्त हुए। इस वजह से निर्णय लेना पड़ा और इस निर्णय से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा क्यों हो रहा था आपके साथ? आप तो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता थे, लगनशील कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ताओं में आपकी गिनती होती है, फिर भी आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा था कि इतना आपको परेशान किया जा रहा? और क्या आपने इसकी शीर्ष नेतृत्व से कभी बात करी है? 2 बातें हैं। एक तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 2013 में लग गया था कि यह अवधेश नायक आगे जाके हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति में खतरा बनेंगे, और 2018 में जब उन्होंने अपने पुत्र सुकर्ण मिश्रा को यहाँ पर विधायक के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू किया, तो उन्हें ऐसा लगा कि यही एकमात्र रोड़ा है भारतीय जनता पार्टी में, यदि इसको बाहर कर देंगे, इस कांटे को बाहर कर देंगे, तो मेरे पुत्र का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक बड़ा कारण ये रहा। दूसरा ये रहा कि उनको ऐसा लगा कि मैंने भितरघात किया और इस वजह से उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ बनाई। इन परिस्थितियों के कारण दतिया में मेरी पूछ परख समस्त प्रकार से पार्टी के स्तर पर बंद हुई और इस वजह से निर्णय लिया। तीसरी बात जो आपने पूछी है कि ऊपर बात की या कहीं चर्चा नहीं की, मेरा और नरोत्तम मिश्रा का जो प्रकरण है यह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा तक पहुंचा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी गृह मंत्री हैं, वो ही सारे संगठन के काम देखते हैं, अमित शाह जी तक भी पहुंचा
और अमित शाह जी और नड्डा जी ने प्रदेश के समस्त नेताओं से इस संबंध में चर्चा की। यहाँ तक कहा कि अब देश नायक है कौन जिससे नरोत्तम मिश्रा इतना परेशान रहते चर्चा हैं। भी तो ये भी थी कि आप उनको किम जोंग कह करके बुलाते थे, इस बात से कोई परेशान होकर उन्होंने शिकायत की थी। हाँ, किम जोंग तो मैंने बहुत बाद में उनका नामकरण किया, इसलिए किया क्योंकि वो तानाशाही प्रवृत्ति जो उनकी है, दतिया की जनता के साथ उनका जो डर भय और आतंक का वातावरण बना, लोग एक दूसरे से बात करने में डरने लगे, जो एक हिटलर शाही है, तानाशाही है। इस वजह से मैंने किम जोंग नामकरण किया और किम जोंग के मैंने जो पोस्ट डाली या जो मैंने नामकरण किया उसकी भी उन्होंने निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को इसकी शिकायत की थी और मुझसे इस बारे में पूछा भी गया था। मैंने स्पष्ट कह दिया था कि जैसी इनकी करनी है उस करनी के ऊपर यह इनका नाम बिल्कुल सही बैठता है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप नरोत्तम मिश्रा देखें तो मध्य प्रदेश शासन में गृह मंत्री हैं, जेल विभाग उनके पास में है, एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। कितनी चुनौती मानते हैं दतिया की जनता के सामने आप अब जाने वाले हैं चुनावों में, अगर आपको टिकट मिलता है तो? देखिए, जब जनता तय कर लेती है अर्पित जी, तो कोई बड़े से बड़ा नेता टिकता नहीं है, धराशायी हो जाता है। तमाम सारे उदाहरण हैं, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक नाम जरूर मैं ले रहा हूँ। आप ग्वालियर के हैं, मैं दतिया का हूँ, अपन ग्वालियर चंबल अंचल के आते हैं। एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता थे KP यादव, और उन्होंने 2019 के लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़े कद्दावर कांग्रेस के नेता, उस जमाने के, अब तो भाजपा में है, मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को परास्त कर दिया था, हरा दिया था। जनता जब मन बना लेती है कि हमें इसको हराना है, इसके होश ठिकाने लगाना है, इसके अहंकार को तोड़ना है, तो जनता ही फैसला करती है। दतिया की जनता ये चुनाव लड़ रही है, दतिया की जनता फैसला करेगी। मैं कौन होता हूँ? मैं निमित्त मात्र हूँ, कोई भी हो। दतिया की जनता इस बार अच्छी तरह से तय कर चुकी है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से पिंड छुड़ाना है, दतिया को आज़ाद करवाना है, मुक्ति पाना है। जनता की अगर हम बात करें, जनता के मुद्दों की बात करें, तो क्या कुछ समस्याएं लग रही हैं शहर में कि अगर आप MLA बनते हैं, आपका विजन है कि कुछ ऐसे काम मैं करवाऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके मन में अभी? एक तो जो बार बार सड़कें बन रही हैं, एक ही सड़क कई बार बनती है, ऐसा गुणवत्ता विहीन काम जो हो रहा है। पहले तो यदि ईश्वर ने, माई ने, हनुमान जी महाराज ने, दतिया की जनता जनार्दन ने अवसर दिया और मैं इस लायक बना, तो सबसे पहले तो जो रोडों की हालत है उनको बहुत अच्छा करने का काम करूँगा। हमारे जो तालाब हैं, जो सीता सागर तो ATM के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है कि चाहे जब पैसा अगर बहुत आवश्यकता हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख की, तो ATM अपना सीता सागर है, उसमें कोई बढ़िया योजना लाओ और सीता सागर से माल कमाओ। सारे तालाबों को अच्छी तरह से साफ सफाई रखने का काम करूंगा। दतिया में जो बड़ी समस्या है बेरोजगारी की है, एक भी कारखाना नरोत्तम मिश्रा नहीं खुलवा पाए। एक कारखाना जो था उसको और बंद हड़पने का काम कर रहे हैं, तो बड़ा कोई रोजगार का अवसर कारखाने के रूप में मुहैया कराने का काम निश्चित रूप से करूंगा। ये मेरा विजन है, मेरा संकल्प भी है। अच्छा, अभी के समय अगर हम बात करें तो कांग्रेस से एक और प्रत्याशी का नाम चल रहा है, राजेंद्र भारती जी का भी चल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। और तो ऐसे क्या कुछ समीकरण लग रहे हैं आपको? क्या अगर आपको टिकट मिलता है तो आप उनको सपोर्ट करेंगे या फिर वो आपको सपोर्ट करेंगे? आश्वस्त हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि राजेंद्र भाई साहब ने कभी ये कहा होगा, राजेंद्र भारती जी ने, कि वो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि टिकट मिला कांग्रेस से तो वो चुनाव लड़ेंगे, तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है, उसमें कहना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ कि मुझे टिकट मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन हम लोगों का आपस में सहमति है कि जिसको टिकट मिलेगा हम उसका काम करेंगे। उन्हें मिलेगा तो करेंगे, मुझे मिला तो करेंगे, और अन्य तीसरे को किसी को ही मिला तो भी मैं इस बार काम कांग्रेस का करेंगे, सब करेंगे मिलकर। मिश्रा जी के विरोध में काम करेंगे निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अच्छा, अगला प्रश्न है मेरा कि आप और उमा भारती काफ़ी आप करीबी रहे हैं, आपका उनके साथ अच्छा प्रेम रहा है, लेकिन फिर क्या बात हो गई कि दीदी को छोड़ करके भैया को अलग होना पड़ रहा है? उनसे बात नहीं हुई कभी आपकी पार्टी छोड़? नहीं, आप को शायद इस बारे में अर्पित जी पूरी जानकारी नहीं है। श्रद्धेय दीदी ने 2018 के चुनाव में जब उनके हम जैसे समर्थकों को तवज्जो नहीं मिली, टिकट नहीं मिला, तो बड़ी संख्या में हम लोगों ने दीदी से बातचीत की कि दीदी 3-4 टिकट आपको भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और हम लोग 2013 में भी यही सौतेला व्यवहार किया था। तो दीदी ने हम लोगों से बहुत पहले ही कह दिया था कि अपना अपना रास्ता सब चुन सकते हैं, मैं अब असमर्थ हूँ। और दीदी की जहाँ तक बात है, तो अर्पित जी, उमा भारती जैसी मासवेश लीडर को भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत उलझा कर मात्र लोधी नेता बना दिया।
वो पूरे प्रदेश की नेता थी, बल्कि पूरे राष्ट्र में उनकी एक अपील थी। उस अपील को ख़त्म करने का काम उस बड़ी नेता को और एक जाति विशेष में सीमित करने का षड्यंत्र यदि किसी पार्टी ने किया तो एक कुत्सित मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उमा जी से जहाँ तक निजी रिश्तों की बात है, तो निजी रिश्ते तो मेरे जिससे जब भी रहे कभी ख़त्म होते नहीं हैं, होना चाहिए भी नहीं। राजनीति में अलग विषय होता है, वैचारिक भिन्नताएं अलग विषय होती है और व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं, अच्छी बात है। आपने पहले भी विधानसभा चुनाव लड़े हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पहले मैं 2003 का चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, दीदी के आशीर्वाद से टिकट मिला, क्या उन्होंने टिकट दिलाया। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2 चुनाव हुए थे, दोनों में जमानत जब्त हुई थी। 1993 में जमानत जब्त हुई थी, 1998 में जमानत जब्त हुई थी। 2003 का चुनाव में जब लड़ा तो पूरे साल भर, बल्कि 1.5-2 साल दीदी के साथ उनका पीए बनकर मैं पूरे प्रदेश में घूमा था भाजपा में। तो दीदी ने मुझे टिकट दिलवाया। उस समय के जो बड़े नेता थे, आज भी वो सब बड़े ही हैं, उस समय जो कुंवर घनश्याम सिंह जी थे, पहले ही विधायक रह चुके थे, उनके पिता महाराज साहब यहाँ से सांसद रह चुके थे, राजा हैं, वो कांग्रेस से लड़ रहे थे। राजेंद्र भारती जी, जिनका अभी आप उल्लेख कर रहे थे, वो सपा से विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे, वो भी चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रवादी पार्टी से, एनसीपी से। और जिला पंचायत अध्यक्ष बिशुन सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे सपा से। हमारे एक और वरिष्ठ नेता थे स्वर्गीय मुरारी लाल गुप्ता, जिनकी दुखद मृत्यु हुई है कोरोना काल में, या उनको मार दिया गया षड्यंत्र के तहत, यह अलग विषय है। तो वो भी लड़ रहे थे बीएसपी से। आदरणीय सत्येंद्र खरे भाई साहब लड़ रहे थे, तो बड़े सब लड़ रहे थे। मैं उन सब में बहुत छोटा था, इसके बावजूद मैं बहुत कम वोटों से चुनाव हारा। तो इसलिए जो है मेरा जनाधार तब भी था और अब भी है। 2008 में फिर दीदी ने आदेश दिया, उन्होंने अलग पार्टी बनाई कि तुम्हें जनशक्ति से लड़ना है। भैया हम बुंदेलखंडी हैं, और बुंदेलखंडी लोग अगर कोई उनके संग छोटा सा काम एहसान करे तो उसका डबल तिबल करके लौटाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि 11 कर जाओगे बिटिया के ब्याह में रुपया, तो हम 21 जरूर करेंगे तुम्हारी बिटिया को, डबल करेंगे। तो दीदी ने एहसान किया था 2003 में टिकट देने का। मैं तो टिकटार्थी था भी नहीं, पार्षद था छोटा सा, तो इसलिए दीदी का आदेश था। तो 2008 का भी चुनाव लड़ा और बढ़िया चुनाव लड़ा। उस समय भी कुंवर घनश्याम सिंह लड़े थे, राजेंद्र भारती बीएसपी से लड़े थे, कुंवर साहब कांग्रेस से लड़े थे, नरोत्तम मिश्रा आई गए थे बीजेपी से, तब भी मुझे 14,000 के आसपास वोट मिला और अच्छे से चुनाव लड़े। और एक और मेरा अगला प्रश्न है कि नरोत्तम मिश्रा जी को आप कब से जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी में मैं 1990 से हूँ और 1992 में मैं युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष बना था। उस समय नरोत्तम मिश्रा जी भी बड़े नेता नहीं थे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और तभी से उनसे संपर्क आया। चूँकि दतिया डबरा अगल बगल है, तो जैसे बहुत सारे नेताओं से संपर्क में रहे, चाहे वो सेजवरकर साहब हों, अनु मिश्रा जी हों या अन्य लोग हों, ऐसे ही उनसे संपर्क में रहा, ऐसी कोई विशेष संपर्क नहीं रहा। लेकिन आपने एक बात कही थी कि जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं ये बसें हाँकते हैं, तो उस मामले में कितनी क्या सच्चाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, डबरा के हम के बगल के रहने वाले हैं, इसलिए इसको तो बड़े अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात ये है, यह बात मूल रूप से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कही थी कि नरोत्तम मिश्रा डबरा के बस स्टैंड पर 10-10, 15-15 रुपये लेकर बसें हाँकने का, यानी बसें निकालने का काम करते थे। उसी से संबंधित एक प्रश्न मुझसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा हाँ, इसकी जानकारी मुझे भी है और डबरा की तमाम सारी जनता भी इस बात को जानती है। कोई ऐसा काम वो कभी किया करते थे। 10-10, 15-15 रुपये में बस हाँकते थे, तो कैसे हाँकते थे? क्या मतलब कुछ दादा वगैरह थे, क्या थे? जैसे क्या था? आप कभी डबरा जाना, और डबरा में रिक्शा चालक जो है, जो पहले 10-20 साल पहले से चला रहा हो, या और कोई पुराना व्यक्ति हो, 10-15 नौजवानों से मत पूछना, लेकिन जिसकी उम्र 40 साल हो या उससे ऊपर हो, उससे एक आप प्रश्न करना कि मुझे फड़ पर जाना है, तो वो जिस घर में ले जाएगा आपको, वो घर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का निकलेगा। और फड़ हमारे यहाँ जुआ खेलने वाले स्थान को फड़ कहते हैं। तो यह छवि उनकी वहाँ पर डबरा में है, और उसी छवि के चलते हुए
वो बस हाँकने का काम करते थे, और ऐसे ही लोग बस हाँकने का काम करते हैं। तो डायरेक्ट नरोत्तम मिश्रा जी से तो कभी चर्चा हुई नहीं है, अगर ये उनसे चर्चा होगी तो ज़रूर पूछेंगे कि ये इस बात में कितनी क्या सच्चाई है सारी कुछ। अब ये तो आपको उनसे पूछनी चाहिए, इसमें क्या बात है। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि जब उनके ऊपर ऐसा माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा, फिर एक और हमारे जो नेता हैं जिनका भी आप नाम ले रहे थे, उनने भी महीना भर पहले ऐसे ही आरोप लगाया था, तो ना तो स्पष्टीकरण दिया और ना कोई अन्य प्रकार की कार्रवाई करने की काम की। तो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, तभी तो लोग कह रहे हैं। ऐसा हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ में जो कांग्रेस नेता थे अवधेश नायक जी, इनके साथ में हमने चर्चा करी। इस चर्चा के बारे में आपका क्या कुछ सोचना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि दतिया में आगे आने वाले चुनावों में आपके राय में क्या कुछ होने वाला है। तो बने रहें ग्वालियर लाइव पर तमाम न्यूज़ के अपडेट्स के लिए।